हेलो एवरीवन। मैं भारत भूषण आज आपके सामने क्लास 9 के लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। चैप्टर है आपका प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बराबर ही प्रश्न पूछा जाता है और वो है एसिड रेन अम्ल वर्षा, है ना। तो आखिर ये एसिड रेन और अम्ल वर्षा क्या है, इसे हम लोग आज विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले एसिड रेन या अम्ल वर्षा हम लोग जाने कि अम्ल है क्या, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित H प्लस और OH माइनस आयन के सांद्रण के हिसाब से ही हम उसे निर्धारित करते हैं कि वो अम्ल है या फिर क्या है, क्षार है ना। तो अम्ल जो भी रहेगा उसमें HI प्लस आयन का सांद्रण ज्यादा रहता है और जो क्षार होते हैं उनमें OH माइनस आयन का सांद्रण ज्यादा रहता है। तो एक पीएच स्केल का निर्धारण किया गया है जिसमें जिसका पीएच मान जो है 7 होता है उसे उदासीन कहा जाता है, न अम्लीय न क्षारीय। और जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, इधर 8 9 10 11 12 13 14 तो इस तक हम लोग पहुंचते हैं। अगर इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं यानी कि पीएच मान में अगर कमी आती है तो वह ज्यादा अम्लीय होता चला जाता है। और जैसे ही हम लोग 1 और 2 के बीच में पीएच वाले पदार्थों पर पहुंचते हैं तो ये जो होता है अत्यधिक अम्लीय होता है। इसको स्ट्रॉन्ग अम्ल, स्ट्रॉन्ग मजबूत अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे हम लोग इधर से इस ओर जाते हैं और जिसका पीएच मान 13 से 14 के बीच में होता है उसे मजबूत क्षार के नाम से जानते हैं, है ना। हम लोग भोजन में नींबू, इमली वगैरह को खाते हैं, है ना, तो वो सब का पीएच जो है 5-6 के बीच में होता है। जबकि इधर भी हम लोग बहुत सारे क्षार का प्रयोग करते हैं तो वो सब सर्फ वगैरह आपका हो गया, तो ये सब जो है उसका कम पीएच मान रहता है जिस वजह से इधर ही की ओर रहता है। तो वो क्षारीय है लेकिन उतना हानिकारक नहीं है। तो अब देखें कि होता क्या है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग लगातार जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार औद्योगिकीकरण हो रहा है, लगातार उद्योग धंधे का विकास हो रहा है और लगातार गाड़ियों का प्रयोग भी हम लोग क्या कर चुके हैं, काफी हद तक बढ़ा चुके हैं। इन सभी कारणों से क्या होता है, वातावरण में हम लोग 2 खतरनाक गैसों को मुक्त करते हैं, है ना। एक तो सल्फर के ऑक्साइड है और दूसरा जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो ये सब गैस जो है वातावरण में ऊपर जाते हैं, हवा में जाते हैं, है ना। और वहां पर वो क्या होते हैं, वहां पर ये वातावरण में तापमान होती है, ऊष्मा होती है, लाइटनिंग होती है, चमक होती है ना। बिजली चमकती है, बिजली कड़क के समय ऊष्मा सूर्य की गर्मी की वजह से ये सब आपस में क्या करते हैं, प्रतिक्रिया कर लेते हैं, वहां उपस्थित जल के साथ जुड़ जाते हैं और ये अम्ल के रूप में बदल जाते हैं, है ना। और ये अम्ल वर्षा के साथ साथ जो है वो क्या होता है, जमीन पर पहुंचता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैंने इक्वेशन दे दिया है, समीकरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि अम्ल वर्षा कैसे होती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका नाइट्रोजन गैस ही स्वतंत्र रूप से, है ना, ऐसा नहीं है कि अम्ल वर्षा सिर्फ हमारे प्रदूषण से ही, स्वतंत्र रूप से अगर जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन उपस्थित है वो भी ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ता है ना, तो क्या हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। और हमारे द्वारा अगर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं तो वहां मौजूद ऑक्सीजन से जुड़ करके वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, तो वहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये नो लीजिए, है ना। तो ये जो है इस तरह से वहां जाने के बाद क्या करता है, आपस में प्रतिक्रिया कर लेता है। प्रतिक्रिया करने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहां मौजूद क्या करता है, तो जल के साथ जुड़ जाता है, HNO2 या फिर HNO3, है ना, नाइट्रिक अम्ल जिसे कहते हैं, उसका निर्माण करता है। इसी तरह से सल्फर ऑक्सीजन से ऊष्मा की उपस्थिति में जुड़ता है तो CO2 का निर्माण करेगा, है ना। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से जुड़ता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो जल के साथ जुड़ करके क्या कर लेते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सामान्य नाम है, तो इसका निर्माण करता है। अब ये जो अम्ल वर्षा होती है इसका हमारे ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है ना। तो प्रभाव क्या है
कि प्रभाव होता है ये कि अगर अम्ल जो है वर्षा के जल के साथ मिट्टी पर पहुंचती है तो मिट्टी तो पहले से कैसी होती है, खेती वाली जो मिट्टी होती है उसे उदासीन होना होता है ना। लेकिन जैसे ही इसमें अम्ल पहुंचता है तो ये मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अब हमारी खेती के लिए सामान्य तौर से मिट्टी को उदासीन होना था, वहां पर सूक्ष्म जीव वगैरह है ना, और भी हमारे अर्थवर्म केचुआ जिसे कहते हैं, वो सब अच्छे तरीके से रह पाते हैं और हमारा फसल बढ़िया से उगता है ना। लीचिंग वगैरह जो काम है, मैंने ह्यूमस का निर्माण जो है, अपघटन की प्रक्रिया अच्छे तरीके से हो पाती है। लेकिन जब अम्लीय हो जाएगा तो मिट्टी में फसल का उगना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो अपनी उर्वरा शक्ति खो देती है। अब मान लेते हैं कि अम्ल वर्षा जो है जल में हो गई है ना, तो जल स्रोत में अगर ये पहुंचता है तो क्या होगा कि जल के अंदर मान बढ़ेगा, पीएच का मान परिवर्तित होगा, और पीएच का मान अगर परिवर्तित होगा, मान लेते हैं 5 से अगर कम पीएच का मान हो जाता है ना, तो वहां के जलीय जीव भी मर सकते हैं 5 से नीचे जाने के बाद, है ना। हमारे प्राचीन धरोहर जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इसके ऊपर अगर अम्ल की वर्षा होती है तो क्या हो सकता है, तो अम्ल के वर्षा के वजह से हमारे ये चट्टान जो है वो अभिक्रिया करते हैं और टूटने लगते हैं, गलने लगते हैं, जगह जगह गड्ढे इसमें पड़ जाते हैं, है ना। इसे स्टोन लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब भी नष्ट हो सकता है, हमारा प्राचीन धरोहर भी, और हो ही रहा है। हम जानते हैं कि हमारे आगरा जो ताजमहल है वहां के आसपास जो है ऑयल रिफाइनरी, और उसके वजह से काफी ज्यादा मात्रा में SO2 रिलीज होता है, और उसके वजह से ये काफी अधिक मात्रा में नष्ट भी हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि अम्ल वर्षा न हो, काफी नुकसान है। एक बात और जानिए कि वर्जीनिया USA में एक शहर है, और वहां पर क्या हुआ था, 1.5 pH का अम्ल वर्षा हुआ था, सबसे खतरनाक अम्ल वर्षा। अब इस तरह का पीएच में अगर अम्ल वर्षा होगा, इस तरह का पीएच में अम्ल वर्षा होगा तो क्या होगा कि जिस पे गिरेगा उसे पूरी तरह से ये क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। हम जानते हैं कोरोसिव नेचर का होता है, गला सकता है। हमें इसको रोकने का क्या उपाय करना चाहिए, तो फैक्ट्री वगैरह जो भी है, इस तरह से अगर कोई प्रदूषक गैसों को मुक्त करता है तो फैक्ट्री में इन गैसों को खत्म करके, यानी कि जो उसके चिमनीज है उसके ऊपर हम लोग मशीन लगा सकते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर है, और भी बहुत सारे स्क्रबर है, इस सब का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इन हार्मफुल गैस को वातावरण में मुक्त होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं उसके जगह पर अपरंपरागत ईंधन स्रोत का प्रयोग करेंगे, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, सोलर प्लेट का प्रयोग, है ना, पवन ऊर्जा, पवन चक्की हो गया, जल ऊर्जा माने क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, माने जल के द्वारा टरबाइन घुमा करके हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। ये सारा काम कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे जिस जलाशय में अम्लीयता बढ़ी है वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चूना का प्रयोग कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके वहां की अम्लता को क्या कर दिया जा सकता है, घटाया जा सकता है। हमारा कारखाना है ना, तो कारखाना का चिमनी है, उसके ऊपर फिल्टर बैग लगा देंगे जो कि गैसों को क्या करेगा, शुद्ध कर देगा। धुआं जहां से मुक्त होता है ना, वहां कोलाइडल बैग लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस प्रदूषण को रोक सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट भी करें, है ना, और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।